नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद है ज़ियाद फैसल और अभी जो इस वक़्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर है। हम समझ रहे थे कि ईरान के अंदर जो हमला होने जा रहा है, हो रहा है या होने वाला है, वो असल प्रॉब्लम है, लेकिन वेनेज़ुएला के ऊपर अमेरिका ने ना सिर्फ़ इन्वेड किया, बल्कि वहाँ पर जो उनके सदर हैं मडूरो, उनको उठाकर ले भी गए हैं वो। जैसे कोई मतलब एक पुलिस छापा मारती है और उठाकर ले जाती है। अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है? इसकी क्या जियोपॉलिटिकल रीजंस हो सकती हैं? चाइना और रशिया के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो भी इन्वॉल्व है। 4 दिन पहले नेतन्याहू जो हैं वो वहाँ पर खड़े हुए थे अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ट्रंप के साथ। उन्होंने भी इस तरह की बातें की कि ये जो है ना वो वेनेजुएला, ईरान, चाइना और रूस जो है वो मिलके सब कुछ कर रहे हैं और इनको जो है ना वो सबको पकड़ना इकट्ठा करके जो है वो ज़रूरी है। क्या हुआ ज़ियाद, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज ये वाक़या कैसे पेश आया? क्यों पेश आया? व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन? जी, अस्सलाम वालेकुम अली, काफ़ी सरप्राइज़िंग है फ्रैंकली। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि बिल्कुल एक जैसे सीटीडी जिस तरह के ऑपरेशन करती है, उस तरह से वो आए हैं। उन्होंने एक मुल्क के सदर को आज़ाद मुल्क के सदर को उठा के तो वो अब न्यूयॉर्क में ग़ालिबन उन पे कोई लीगल केस वैसे चला रहे हैं। तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल वो एल चापो टाइप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, अ, और मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल ही वेनेज़ुएला की जो या लातीनी अमेरिका के ममालिक की जनरली जो सॉवरेनिटी है, उसको उन्होंने बिल्कुल ही अब दरगुज़र करके तो उन्होंने वो जो वॉर ऑन ड्रग्स वाली जो उनकी जो एक स्टाइल है, जिसपे उसपे भी काफ़ी तनकीद है बाय द वे फॉर दैट मैटर। लेकिन ऑब्वियसली वो तो चलें ड्रग लॉर्ड्स हैं। उन्होंने एक मुल्क के सदर को एक ड्रग लॉर्ड बना दिया है और ये कह के उन्होंने उसको डिलेजिटिमाइज़ किया है। और इस बुनियाद पे वो मतलब ग़ालिबन डेल्टा फ़ोर्स वाले आए हैं, उन्होंने उठाया है, वो ले गए हैं। और ये सबसे अजीब बात ये भी है कि इस चीज़ पे डिस्कशन चल रही थी कि क्या वो वेनेज़ुएला के ऊपर चूँकि ज़ोर आ रहा था, तोपों का रुख कुछ अरसे से वेनेज़ुएला की तरफ भी था, कुछ ईरान की तरफ भी है। तो बात ये हो रही थी कि क्या वो वहाँ पे कोई ख़ाना-जंगी करवाएँगे अपने किसी प्रॉक्सी के थ्रू और उस तरह से रेज़ीम चेंज करवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हाल ही में नोबेल प्राइज़ भी दिया था। ये एक खातून है जो कि बिल्कुल यानी कि वो मतलब एक मागा पॉइंट ऑफ व्यू है उनका दुनिया के हवाले से। उनका बस ये था कि किसी तरह से अमेरिका आके कुछ करके जो है वो जान छुड़वा दे, इज़राइल आ जाए, कोई आ जाए। तो उनको नोबेल प्राइज़ भी इसी बेस पे दिया गया, तो तब भी ये बात की जा रही थी कि शायद कोई वेनेज़ुएला के हवाले से कोई इनका इरादा अच्छा नहीं है। तो अब आपके सामने कि नज़र बज़ाहिर जो वेनेज़ुएला की हुकूमत है वो बरकरार है। बस हुँ। ये है कि जो टॉप बंदा है उसको आप उठा के वहाँ प्रेसिडेंशियल से ले पैलेस गए से ले हैं। गए हैं, तो सब लोग हैरान हैं। ट्रम्प का स्टाइल है ये चीज़ें करने का। लेकिन ट्रंप देखें इसके कुछ रीजंस होंगी ना, कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस कह लें आप, या जिस तरह भी आप इसको डिफाइन करना चाहें। वो वजूहात क्या हैं? क्यों किया उन्होंने ये? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं आज ये सोच रहा था, मैं अक्सर जब वेनेज़ुएला पे जब जब तोपों का रुख वेनेज़ुएला की तरफ होता है ट्रम्प की हुकूमत का, तो मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब इलेक्शन कैंपेन पिछली अमेरिका की जो चल रही थी, तो उसमें एशिया में अमूमन ये राय थी, ये राय आम थी कि शायद ट्रम्प का इक़्तिदार में आना जो है वो, और इसमें बाय द वे मैं रूस को भी एशिया में गिन रहा हूँ। हुँ। ये एक राय आम थी कि ट्रम्प का इक़्तिदार में आना जो है वो शायद थोड़ा-सा अ, किसी हद तक जो है वो एक आपको रिलीफ़ मिलेगा, एक ख़ास किस्म की इंटरफेरेंस से जो कि डेमोक्रेट्स जिसके कायल थे। हुँ। लेकिन उसी दौरान इंटरेस्टिंगली लातीनी अमेरिका के जो तरक्की पसंद लोग थे, वो चुप करके वो बेचारे वो अ, नॉट कि उन्हें बहुत पसंद थी कमला, लेकिन वो एक और चीज़ के कायल थे। उनका था कि चलो डेमोक्रेट्स हैं, वो चूँकि उनका जो यानी फ़ोकस है वो कहीं और होता है, तो वो अपने हेमिस्फीयर में थोड़ा-सा कम करते हैं। ट्रम्प की जो तर्ज़ है, तर्ज़ हुक्मरानी या आप उसको तर्ज़ इस्तेमार कह लें, उसमें ज़्यादा जो फ़ोकस है वो अपने हेमिस्फीयर के ऊपर है। यानी वो दोबारा जो है वो जो पुरानी मोनरो डॉक्ट्रिन है अमेरिका की, लग ये रहा है कि ये उसके ऊपर एम्फेसिस दे रहे हैं। यानी अगर आपने साउथ चाइना सी से और ईस्टर्न यूरोप से किसी हद तक आपने कदरे कदरे पसपा होना है या पीछे हटना है, जो कि आप बिल्कुल उनके मामलात को माइक्रो मैनेज करने में लगे हुए, चीन के खिलाफ और रूस के खिलाफ, तो उसकी भी फिर कीमत किसी न किसी दुनिया के खित्ते को अदा करनी पड़ेगी। और ये मेरे ख्याल में लातीनी अमेरिका में ये शऊर किसी न किसी लेवल पे था, क़यादत में, दानिशवरों में, सियासी हलकों में।
और वो चीज़ अब हमारे सामने आ गई है कि पूरी तरह से ज़ोर जो है वो लातीनी अमेरिका पे है। बिल्कुल एक अनकॉम्प्रोमाइज़िंग अंदाज़ में अमेरिका उसको अपने एक बैकयार्ड के तौर पे ट्रीट कर रहा है। रिपब्लिकन्स ऑफ बिलखुसूस ट्रम्प के अंडर जो कि बिल्कुल किसी किस्म के ज़ाहिर है उनके रूल्स वूल्स वो अपने ही बनाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ चल रही है कि जो इंपीरियल रिट्रीट जिसको कहा जा रहा है वो मैं तो ये समझता हूँ कि वो रियल है। यानी कि ट्रम्प की जो पॉलिसी है, चीन की तरफ और रूस की तरफ, वो इस हकीकत को सामने रखते हुए है कि हम टोटली इनको इनके ऊपर अपनी जो मर्ज़ी है वो नहीं यानी नाफ़िज़ कर सकते। लेकिन ये एज़ यू कैन सी ये कोई दुनिया के लिए कोई मतलब हर किसी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। अगर मेरे ऊपर से ज़ोर कम हो रहा है, तो वो आपके ऊपर तोपों का रुख हो रहा है, तो वो लातीनी अमेरिका की शामत आ गई इसमें। क्योंकि वो अगर आप दूसरे खित्तों से ज़रा-सा किसी हद तक कदरे मैं कहूँगा, पीछे हटते हैं, तो फिर आप अपने बैकयार्ड में और भी ज़्यादा ज़ोर से अपना तसल्लुत जो है वो इस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। फिर उसमें आप ज़ाहिर है ये देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है, वो किस तरफ से आया है, लातीनी अमेरिका में। और ज़ाहिर है कि लातीनी अमेरिका का एक तारीखी मेरे ख़्याल में अब डेढ़ 100 साल हो चुके हैं, 200 साल हो चुके हैं, अगर उसको आप सिमोन बोलिवार तक लेके जाएँ, जिनके नाम पे वेनेज़ुएला की हुकूमत भी जो है वो बोलिवारियन रिपब्लिक अपने आप को कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका बोलिवारियन है, तो सिमोन बोलिवार जिन्होंने इनकी जंग आज़ादी लड़ी थी लातीनी अमेरिका की, स्पेन के इस्तेमार के खिलाफ। तो उनका जो एक प्रोजेक्ट था कि लातीनी अमेरिका को इंटीग्रेट किया जाए और इसमें से जो इस्तेमारी जो कुव्वतें थी, जो पहले स्पेन थी और फिर उसके बाद अमेरिका, उनको जो है वो वहाँ से निकाला जाए। तो या उनका तसल्लुत जो है वो वहाँ पे थोड़ा कम किया जाए। तो इसके जो अलमबरदार ममालिक थे क्यूबा के अलावा, वो वेनेज़ुएला थे। बिलख़ुसूस हुगो चावेज़ की साबिका जो सदर थे मरहूम हुगो चावेज़ उनके दौर में। तो सबसे ज़्यादा नज़रियाती जो एक चैलेंज था, खुल्लम-खुल्ला अमेरिका को, वो वेनेज़ुएला की तरफ से था, पिछले 20-30 साल में लातीनी अमेरिका और वो एक यानी एक नेगेटिव मिसाल के तौर पे पेश करते थे बाकी हुकूमतों को, बाकी सियासी तहरीकों को ख़्वाह वो बाएँ बाजू की भी हो कि आपने एक हद से ज़्यादा नहीं जाना आगे वरना फिर वो अगर आप वेनेज़ुएला वाला रुख इख्तियार करेंगे, जिसने कि क्यूबा का रुख इख्तियार किया, तो फिर आपको जो है फिर आपको उसी तरह से आइसोलेट किया जाएगा, जैसे वेनेज़ुएला को है और उसमें जो फाइनल अब जो मेरे ख़्याल में जो जो मूव थी, वो ये थी कि ये इस तरह का रेज़ीम चेंज की तरफ जिस तरह से वो गए हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ को यानी रोंदते हुए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अच्छा, ये मैंने पढ़ रहा था अभी, तो कहा जा रहा था कि अमेरिका को ऐसे खदशात थे कि रूस और चीन जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ एक अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे, वो सिर्फ जो है वो अपने आप को यहाँ पर एक एज ए ट्रेड या फाइनेंशियल पावर के तौर पर वहाँ पर अपने आप को असर्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो वहाँ पर मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं। और हमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में इल्म है 1962 का, तो सारा जो अमेरिका का कोल्ड वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर भी, नॉट जस्ट मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन, बल्कि वो पोर्टो रिको के अंदर बेस जो है वो भी एक्टिवेट की गई और यूएस वर्जिन आइलैंड्स के अंदर भी जो उनकी बेस थी उसको भी एक्टिव किया गया। सो ये क्या, ये फियर्स अमेरिका के किस हद तक जो है वो रियल, या मैं कहूँ कि किस हद तक जस्टिफाइड है ये बात कि वो वाकईतन ऐसा करना चाह रहे थे रशियंस या चाइनीज? जी, देखिए ना अगर अगर आपने आपके सवाल के अंदर ही एक इसका एक जवाब जो है वो मौजूद है कि अगर अगर आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से उसका आप कंपैरिज़न करते हैं, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में अल्टीमेटली ये था कि सोवियत यूनियन के जो मिसाइल्स थे, वो वहाँ पे यानी हथियार जो थे न्यूक्लियर कैपेबल वो वहाँ पे इंस्टॉल किए गए थे क्यूबा में। उसके पीछे भी बड़ी एक तारीख है कि क्यों था, अमेरिका क्या कर रहा था, जिसके जवाब में सोवियत यूनियन ने क्या किया, फिर उसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया। बात ये है कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं। अभी हाल ही में मतलब यानी जो जो चीन और रूस का अगर जो चैलेंज है, वो बुनियादी तौर पे फ़िक्री लेवल पे, बल्कि जो रूस और चीन जैसे ममालिक पे जो तनकीद भी हो रही है, जो गालिबन ईरान के ऊपर जब हमला हुआ है, इज़राइल और अमेरिका का, तब भी जो अभी गज़ा के केस में भी जो यूएन में कहा जी कि आपने वीटो क्यों नहीं किया चीन ने या रूस ने, तो उस तनकीद की जो बुनियाद थी
कुछ लोगों की तरफ से जिनकी ज़्यादा तवक्कुआत थी शायद इन ममालिक से, वो यही थी कि भई आप जाके मतलब आप लड़ाई में क्यों नहीं शामिल हो रहे? आप मतलब कोई कोई प्रॉपर किस्म की ठोस ठोस से मुराद वो अस्करी समझते हैं। इन्वॉल्वमेंट आप क्यों नहीं कर रहे? तो उसके उसका जवाब यही है और उनकी तरफ से भी ये था कि भई वो ना उनकी कैपेसिटी है और ना ही वो उस तरह से इन्वॉल्व्ड हैं और ना उनको लगता है कि इस तरह से घुस जाने से अमेरिका के जवाब में, जैसे सोवियत यूनियन करता था किसी ज़माने में तो उनको कोई फ़ायदा होने वाला है या कि उन उन इलाकों को फ़ायदा होने वाला है जहाँ पे वो इस तरह की मुदाखलत करेंगे। तो ये अमेरिका ने तो बिल्कुल एक सिनिकली एक 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 नैरेटिव बनाया है, जिसमें वो सदर मादुरो को डीलेजिटिमाइज़ करने के उन्होंने जो जो नैरेटिव बनाया है वो एक बहुत ही अजीबो-गरीब है मतलब एक बिल्कुल ही अफ़सानवी किस्म की वो उसमें गुफ्तगू है कि जी वो उन पे इल्ज़ाम ये है कि वो नार्को स्मगलिंग में भी मुलव्विस हैं। हालाँकि वेनेज़ुएला जो है वो सबसे ज़्यादा एक्शन ले चुका है मतलब सबसे ज़्यादा जो जो नार्को स्मगलिंग वाला काम है वो अमेरिका के साथ जो कुव्वतें हैं लातीनी अमेरिका में वो करती आई हैं तारीख़ी तौर पे, वो एक और बात है अभी भी। लेकिन उससे कतई-नज़र इस बात से उन्होंने उन पे इल्ज़ाम नार्को स्मगलिंग का लगाया है और साथ में जिसको ये टेररिज़्म कहते हैं उसकी हिमायत और वो उनको कहीं न कहीं से उन्होंने जाके हिज़्बुल्लाह से जोड़ दिया है। मतलब इ इस किस्म की यानी ये पूरा जो जो ट्रम्प की जो सपोर्ट बेस है और जो लातीनी अमेरिका से बिलख़ुसूस वेनेज़ुएला और क्यूबा से जो भगौड़े लोग जो हैं, जो अमेरिका में आबाद हैं, जिनकी नुमाइंदगी मार्को रूबियो भी करते हैं। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया से ऐसे जो है ना तो हीरे-जवाहिर जो है वो इकट्ठे कर रखे हैं, जो ईरान से भी हैं और ममालिक से भी हैं, जिनका वहाँ पे बैठ के सिर्फ़ ये होता है कि बस कुछ कर दो, हमारे यहाँ रेज़ीम चेंज करवा दो, जमहूरियत चाहिए हमें, आप ही कर सकते हो। असल एजेंडे कुछ और होते हैं, ज़ाहिर है डोमेस्टिक होते हैं। तो उनका पूरा आर्गुमेंट ये रहा है कि ये ईरान के साथ मिले हुए हैं, ये हिज़्बुल्लाह के साथ मिले हुए हैं, ये फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं। असल जो बुनियाद है ना, मैंने आपसे पिछले सवाल के जवाब में भी मैंने गुज़ारिश की कि ये असल जो चैलेंज है वो बुनियादी तौर पे नज़रियाती है। अगर वो कोई इतना ख़ास अस्करी चैलेंज होता, तो आप एक मुल्क के सदर को आप जैसे हम लोगों ने बात की कि बिल्कुल ऐसे जैसे सीडीडी ऑपरेशन करती है, उस तरह से शायद शायद हम अगर हमें कोई उठाने वाला है, तो हमारे घर वाले शायद थोड़ा ज़्यादा तंग करें। कंपेयर टू कि जो वेनेज़ुएला में जो हुआ है, बड़ी आसानी से गालिबन वो कह रहे हैं कि घंटे के अंदर-अंदर जो है वो आके उठा के चलते बने। तो क्लियरली कोई उस तरह की कोई अस्करी इन्वॉल्वमेंट रूस या चीन की नहीं थी। अगर होती तो फिर वेनेज़ुएला मतलब जो है वो आगे से कोई अपना ज़रा बेहतर यानी दिफ़ा भी कर पाता। तो जो नैरेटिव बना है वो प्योरली जो है वो नज़रियाती बुनियादों पे बना है कि इन्होंने क्यों एक मुआशी मुतबादिल की बात क्यों की, एक जियोपॉलिटिकल मुतबादिल की बात क्यों की और ये जियोपॉलिटिकल मुतबादिल में ये है कि चीन और रूस के हक में कोई बयान दे दिया, फ़लस्तीन के हक में बयान दे दिया। ये पुराना इन लोगों की एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ी प्रिंसिपल्ड स्टांस रखी है वेनेज़ुएला ने हुगो चावेज़ के ज़माने से। उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, जिसमें कि वो गज़ा के ऊपर बात कर रहे हैं, वो वेस्ट बैंक के ऊपर बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन के बच्चों के हवाले से जो वहाँ पे इज़राइली जारियत है। तो उसपे एक उसूली मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया हुआ था और उस उसूली मौक़िफ़ में वो बहुत सख्त थे। यानी गुफ्तगू की हद तक वो बहुत सख्त थे, वो बिल्कुल जैसे बात होती थी वो वैसे बयान करते थे। आपको याद होगा कि जब हुगो चावेज़ जब वेनेज़ुएला वो यूएन भी गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे कहा था कि मेरे से चूँकि हम सदर बुश थे तब उन्होंने कहा था मेरे से पहले यहाँ पे शैतान अभी आके गया है, वो बात करके गया। तो वो इस तरह का लहज़ा उनका था। तो बुनियादी तौर पे बात लहजे की थी। बात सियासी यानी शऊर की थी, जो गुफ्तगू थी वो थी। दैट वाज़ द चैलेंज। रूस और चीन की जो अगर कोई इतनी ख़ास इन्वॉल्वमेंट होती तो वो लग पता जाती। मतलब वो जहाँ पे होती है वो वहाँ पे फिर बड़ा डिफरेंट मामलात होते हैं। वो आप पाकिस्तान के एक्सपीरियंस से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मिसाल के तौर पे चीन एक्चुअली इन्वॉल्व्ड होता है, फिर उसके क्या रिज़ल्ट्स होते हैं हुँ। अस्करी लेवल पे या रूस जहाँ पे इन्वॉल्व्ड हो। हुँ। तो एक बिल्कुल आई और भी वुड से कि ये चीज़ कोई बेसलेस एक और बातें भी हैं जो अमरीका कर हाँ, अच्छा एक और भी चीज़ जो है वो इसमें सामने आई कि चीन का इन्वॉल्व होना, ज़ाहिर-सी बात है वो मिलिटरीली तो इन्वॉल्व्ड नहीं थे। मगर उनकी कुछ घंटे पहले जो है वो एक मुलाकात की वीडियो जारी की गई मडूरो की जानिब से, उनके सोशल मीडिया की जानिब से आप कह लीजिए, उनकी मीडिया टीम की जानिब से, जिसमें वो चीनी रिप्रेजेंटेटिव से जो है वो मुलाकात कर रहे थे। किस हद तक वो इन्वॉल्व थे नंबर 1, नंबर 2 ज़रा इसको थोड़ा-सा हमारे लोगों के लिए आसानी के लिए जो सुन रहे होंगे और जो इंटरेस्टेड होते हैं इन चीज़ों को जानने में, कि ये जो अमेरिका का एक मैं अभी पढ़ रहा था, मैंने बल्कि चैट जीपीटी से पूछा, मैंने कहा भाई क्या तकलीफ क्या हुई? जियोपॉलिटिकल रीज़न्स बताओ। तो उसने कहा जी वो नेयर जो सबसे पहली रीज़न उसने दी, उसने लिखा कि जी वो नेयर अब्रॉड को अपने डोमिनेट करने का अपने वहाँ पर असर्ट कर रहे हैं अपनी डोमिनेंस। ये ज़रा थोड़ा-सा ये समझाएँ कि अमेरिका की मोनरो डॉक्ट्रिन आपने ज़िक्र किया, असल में है क्या?
और चीन और रूस जो हैं उससे उनका मुस्तकबिल में क्या किस किस्म का रिलेशनशिप जो है वो इसके तहत आप देखते हैं कि बन सकता है? जी, मोनरो डॉक्ट्रिन का हमने ज़िक्र किया अभी, तो उसमें ये है कि ये जो नियर अब्रॉड का जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल वो उसी के हिसाब से है। वो अब ये है कि वो नियर अब्रॉड से मुराद वो सिर्फ़ मेक्सिको नहीं समझते, जैसे आम मुल्क होते हैं। वो अपने इमीडिएट हमसाये को नियर अब्रॉड समझते हैं। तो ये पूरा एक बर्र-ए-आज़म है, जनूबी अमेरिका का, तो वो उसको अपना नियर अब्रॉड समझते हैं। लेकिन इतलाक़ जो है वो उसी डॉक्ट्रिन का हो रहा है, जो कि अब एक आप कह लें कि एक पुरानी डॉक्ट्रिन है, जिसका आइडिया ये है कि जब हिस्पानवी इस्तेमार जो है उसका ज़ोर टूटा है लातीनी अमेरिका में और ये सारे ममालिक आज़ाद हुए हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अब वहाँ पे किसी और यूरोपियन यानी क़ुव्वत को नहीं आने दिया जाएगा, इस्तेमारी क़ुव्वत को, तो वो किरदार जो है वो अमेरिका अदा करेगा। और 20वीं सदी में इसका जो यानी एप्लीकेशन था वो ये था कि लातीनी अमेरिका को एज़ एक प्लांटेशन के तौर पे एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए आपको पता है कि लातीनी अमेरिका के पूरे-पूरे ममालिक की जो इकोनॉमीज़ थी वो अमेरिका की फ्रूट कंपनीज़, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी थी, जो कि वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ये जो बनाना रिपब्लिक का जो लफ्ज़ है जो हमारे यहाँ भी बड़ा इस्तेमाल होता है, जिस भी मुल्क में कोई जमहूरी इश्यू होता है वो कहते हैं ये तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया। तो ये बनाना रिपब्लिक जो है ये क्या थे कि ये ऐसी ममालिक थे जिनका काम था कि वो बनानास जो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी जो आज चिकीटा के नाम से आज भी सरगर्म है, तो वो उनको प्रोवाइड करते थे रॉ मटीरियल और एग्रेरियन गुड्स और जब कभी वहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत आती थी बाएँ बाजू की जो कि किसी किस्म की इस्लाह की कोशिश करती थी तो वो उसको ओवरथ्रो कर देते थे। यानी बनाना रिपब्लिक का मतलब ये है कि उस मुल्क की जो सॉवरेनिटी है उसकी वक़्त जो है वो इतनी कम है कि वो सिर्फ़ उसका काम बनाना सप्लाई करना है। ऐसी ही चीज़ को देख के चे गेवारा भी जो थे वो रेडिकलाइज़ लेफ्ट की तरफ वो इसी तरह हुए थे जब उन्होंने ग्वाटेमाला में मोनरो डॉक्ट्रिन को सरगर्म देखा था अपने सामने कि उसके नताइज क्या थे कि हाकुबो अरबेंस एक सदर थे। तो ये बड़ी पुरानी एक दास्तान है लातीनी अमेरिका में अब कि कोई सदर आता है वो एक बाएँ बाजू की पॉपुलिज़्म के थ्रू उन तबक़ात को साथ जोड़ते हैं जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेसाल हुआ है अमेरिकी कंपनियों के तसल्लुत में। और जब वो ऐसा करते हैं और साथ में उनके अपने साथ वो हुब्बुल वतन जो एलिमेंट्स होते हैं, रियासत के भी हो सकते हैं, फ़ौज के भी हो सकते हैं, उनको जब वो एक साथ मिला के दानिशवर मिला के जब वो एक फ्रंट तैयार करते हैं, तो फिर अमेरिका एक बिल्कुल ही यानी कि जिस तरह से आज आपने देखा है कि किसी चीज़ को ना देखते हुए, हर चीज़ को डिसरिगार्ड करते हुए, लानत भेजते हुए हर हर चीज़ पे तो वो सॉरी फॉर माय लैंग्वेज वो जिस तरह से उन्होंने किया है, तो ये स्टाइल है, ये दिस इज़ मोनरो डॉक्ट्रिन। ये मोनरो डॉक्ट्रिन का जो है वो इतलाक़ है। तो वही चीज़ जो है वो लातीनी अमेरिका में ये बड़े अरसे से चलती आ रही है और ख़दशा मैंने आपसे जो जो गुज़ारिश की वो ये है कि अब वो ज़्यादा उसपे डबल डाउन कर जाएँगे। वो और ज़्यादा सख्ती के साथ इस पे आएँगी क्योंकि और जगहों पे उन्हें शायद थोड़ा-सा चीन और रूस के साथ उन्हें किसी हद तक एक रफ़ किस्म की अंडरस्टैंडिंग तक आना पड़ेगा। आप देखें ना कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये बड़ा मज़ेदार है कि मतलब एक एक यानी एक इस्तेमारी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मज़ेदार उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है कि चीन को अंदर बंद रखने के लिए ताइवान को बड़े अरसे से वो चला रहे हैं। तो अब चाइना पे अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लातीन अमेरिका में एक इक़्तिसादी और नज़रियाती वो भी हल्का-फुल्का नज़रियाती किरदार से ज़्यादा कुछ अगर सोचने की भी कोशिश करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके जो है वो कोस्ट लाइन से चंद किलोमीटर दूर एक जज़ीरा है जिसके ऊपर जो अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना हुआ है। दूसरी तरफ से जो वेस्ट एशिया में अगर आप देखें जिसको मिडल ईस्ट कहा जाता है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का जिसका नाम है इज़राइल, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है वहाँ पे। और इसकी माओ ज़ेडोंग ने भी जो है वो निशानदेही की थी कि एशिया को जो है वो ये आजकल ये जो कोट है, ये कुछ हलकों में बड़ा चलाया जाता है इंटरनेट पे कि 2 तरफ से एशिया को उन्होंने घेरा हुआ है। तो इसका मतलब बुनियादी तौर पे ये है फिर रूस का जो नियर अब्रॉड है उसमें उन्होंने बहुत सारे यूक्रेन और उस तरह के और बहुत सी ऐसी रेजिम्स को वो एनकरेज करते आए हैं बड़े अरसे से जो कि एंटी रशियन है बुनियादी तौर पे और रूस के मफादात के वो मतलब मुखालिफ हैं और उनकी कोशिश है कि अमेरिका और नेटो को अपने टेरिटरीज़ में लाया जाए जो कि काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। रूस ने तब रिएक्ट किया जब यूक्रेन पे बात आ गई। सो द आइडिया इज़ कि बेसिकली ये जो ममालिक हैं ये कोई उस तरह से कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है ना वो कर सकते हैं क्योंकि उनके अपने यानी एक्चुअल नियर अब्रॉड में जो है वो अमेरिका ने बहुत से प्रॉब्लम्स उनके लिए बना रखे हैं। तो वो पहले अपने यहाँ आग बुझाएँगे तो फिर वो दूसरे का सोचेंगे।
जो इनका किरदार था वो बुनियादी तौर पे इक्तिसादी था। और वो एक नेचुरल किरदार था बिलखुसूस चीन का, जो पहले सोवियत यूनियन का भी होता था। और वो क्या रोल ये था कि जब आप अमरीकी इस्तेमारी यानी जो इक्तिसादी जो उसका जो पहलू है इस्तेमार का और उसका जो तसल्लुत का जो इक्तिसादी पहलू है, जब आप उससे जान छुड़ाते हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई मुतबादिल चाहिए होता है। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, अ, वो आप जादू से तो नहीं पैदा कर सकते। तो उसके लिए फिर आपको जो आलमी सियासी निज़ाम के अंदर जो अमेरिका के मुखालिफिन हैं, आप उनकी तरफ ज़ाहिर है आप एक बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू से निगाह से देखते हैं, तो वो उस बुनियाद पे उन्होंने चीन की तरफ इसमें कोई शक नहीं है कि लातीनी अमेरिका के जो बाएँ बाजू की जो हुकूमतें हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिला है चीन से। वेनेज़ुएला, बोलिविया, क्यूबा को ख़ास तौर पे चीन से और किसी हद तक रूस से जो कि पुराने ताल्लुकात थे सोवियत यूनियन के ज़माने से। तो उन्हें सपोर्ट मिला है जो बुनियादी तौर पे इक्तिसादी और कल्चरल और सियासी और यानी आप कह लें कि डिप्लोमैटिक उसकी नौइयत है। अस्करी सपोर्ट जो है वो बहुत कम है। क्यूबा की एक तारीख है किसी हद तक, सोवियत यूनियन से अस्करी सपोर्ट लेने की, आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की भी बात की, बाकी तो कोई एज़ सच किरदार नहीं है। सो हुँ, बुनियादी तौर पे बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से ये सिग्नल है। उन्होंने अपने सबसे यानी जो सख्त नज़रियाती मुखालिफ है लातीनी अमेरिका, उसके लीडर को उठा के तो हुँ, पैगाम ये दे रहे हैं बाकी लातीनी अमेरिका की रियासतों को। कोलंबिया के सदर ने थोड़ा-सा चूँ-चाँ की है, थोड़ा-सा तंग किया है कुछ अरसे से पहले, वहाँ पे भी बाएँ बाजू के एक हुकूमत है। लूला की हुकूमत जो है वो आपके सामने है कि वो भी किसी हद तक एक सेंटर लेफ्ट टाइप उनका एक किरदार है और वो जो है अभी हाल ही में वो अ, जो है वो एक राइट विंग एक अजीब नमूने से उन्होंने जान छुड़ाई है। तो ये सिग्नल जो है जी, वो उनकी तरफ है। ये सिग्नल उनकी ठीक। तरफ है। बाकी ममालिक की तरफ है, तहरीकों की तरफ है, बाएँ बाजू की तहरीकों की तरफ, मज़दूरों की तहरीकें, किसानों की जो तहरीकें हैं, इंडिजिनस लोगों की तहरीकें हैं, ख़वातीन की तहरीकें, स्टूडेंट्स की, उनकी तरफ इशारा है कि आपने एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप एक हद से ज़्यादा आगे जाएँगे नज़रियाती तौर पे, तो फिर आपको सबसे पहले डिक्टेटर और फिर टेररिस्ट और फिर नार्को सपोर्टर और फिर हिज़्बुल्लाह से और फिर ईरान से किसी न किसी चीज़ से जोड़ के, तो फिर आपको ऐसे पुलिस आपके वाले साथ की वो तरह करना उठा पड़ कर ले सकता जाया जाएगा और है। जी, बहुत जी। सारी इसमें जो है वो मुझे सिमिलैरिटीज़ हमारे साथ भी नज़र आ रही थी। आपने बनाना रिपब्लिक का ज़िक्र किया तो मुझे याद आया कि वो क्यूबा में गन्ना जो था वो इश्यू था 19th सेंचुरी में और उसकी वज़ह से वहाँ पर रिवोल्ट्स भी हुए, उसके ज़रिए से कंट्रोल भी किया जाता था उनकी इकोनॉमी को और हमारे भी जो है वो हमारे मुल्क को गन्ने वाले ही कंट्रोल करते हैं। साथ जो है वो आपने ज़िक्र किया डायस्पोरा का, तो कल मैं देख रहा था नईम हैदर पंजोथा साहब हैं, वो पीटीआई के एक लॉयर हैं, उन्होंने ट्रंप की ट्वीट को कोट ट्वीट करके लिखा हुआ था कि जब यही सब कुछ जो है वो वहाँ हो रहा था, ईरान के अंदर हो रहा है तो तुम कह रहे हो कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर आएँगे और जब हमारे साथ हो रहा था डी चौक में, तो उस वक़्त जो है वो तुमने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई बात नहीं की। बहुत शुक्रिया ज़ियाद। मैंने ये ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी समझा आखिर में। एक तो रिचुअल भी होता है कि थोड़ा-सा जो है वो अपने से जोड़ा जाए उसको लेकिन एट द सेम टाइम इसकी रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात नहीं समझते कि जो नेशनल इंटरेस्ट होता है जो पाकिस्तान और जो स्टेट्स होती हैं वो एक-दूसरे के साथ एक इसी तरह की फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, तो ज़रा थोड़ा-सा हमें अपनी जो बातें हम करते हैं उसको ज़रा थोड़ा-सा सोच समझ के हमें जो है वो अपने पॉलिसीज़ को पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो एक्टिविस्ट्स हैं उनको सोच समझ के कि कहीं हम इस्तेमाल ना हो रहे हों, किसी बैरूनी एजेंडे के हाथों में। सो बहुत शुक्रिया ज़ियाद और नाज़रीन से भी बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, हमें लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस पर कोई राय रखते हैं, इख्तलाफ करते हैं या इत्तेफ़ाक करते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।